वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे जुड़ चुके हैं। 60 वायरल एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आएंगे और कोई नहीं रोक सकता भाई परीक्षा में आने से। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्रकाश का बर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, ये हमारा वादा है। एक भी प्रश्न इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ये जिम्मेदारी है हमारी। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है, बताएंगे। बहुत बेहतरीन लाजवाब उम्दा प्रश्नों में से एक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न है बच्चा कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या कोई नहीं। क्या होना चाहिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का? प्रकाश की किरण गमन करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये एक टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब भी जाएगी तो ऐसी जाएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे नहीं, यानी सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए कि भाई प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हो। तो प्रकाश की किरण कहां गमन करेगी जी? प्रकाश की किरण, अच्छा शेयर नहीं किया तो कर लीजिए एक बार शेयर, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपने शेयर नहीं किया तो कर लीजिए शेयर। ये 18 फरवरी का आपका पेपर है फिजिक्स का, आई मीन साइंस का, तो ये उस दिन बहुत काम आएगा जी। इस क्लास को करके जाइएगा 18 फरवरी के लिए, और बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा आप जितना सोच रखे हैं उससे ज्यादा हमारी टीम आपके लिए कर रही है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते, गति लाएंगे, थोड़ा सा स्लो नहीं करेंगे। प्रकाश का न्यूनतम वेग, भाई देखो ये भी बहुत बढ़िया है। प्रकाश का न्यूनतम वेग कहां होता है, कहां जो है वो प्रकाश का वेग सबसे कम होगा? 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि प्रकाश का न्यूनतम वेग कहां होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखिए निर्वात में तो 3 × 10⁻8 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। जल में प्रकाश की चाल भी काफी अच्छी, शायद 2.25 माना गया है जल में। वायु में भी बहुत अच्छी है प्रकाश की चाल। तो सबसे कम जो है वो प्रकाश की चाल शायद कांच में होता है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। नाइलॉन में 1.96, ठीक है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है कि भाई सबसे वेग जो है न्यूनतम होगा तो कांच में होगा प्रकाश की चाल। क्लियर है सभी बच्चे? सामने वाली स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, खुश हो भाई? 10th की भी क्लासेस शेयर कर देना अगर खुश हो तो। ये 18 फरवरी के लिए स्पेशल है जी, याद रखना, ये आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल है, पूरा पढ़ के जाना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा रहता है दर्पण, बताइएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो मोटर गाड़ी का जो चालक होगा वो अपने सामने भाई उत्तल दर्पण लगाएगा। कौन सा लगाएगा? उत्तल दर्पण। 3 का बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है भाई उत्तल दर्पण। कौन सा? 3 का राइट आंसर बी। शेयर करिए जल्दी जल्दी से, बहुत कम बच्चे शेयर कर रखे हैं इस वीडियो को। शेयर करिए, आगे बढ़िए, फटाफट हम करते चलते हैं, टेंशन मत लीजिए, बस आपका काम है शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 4 कि मोटर कार में, या वही कार हो गया, जो हेडलाइट होता है ना वो किस में कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? बहुत बेहतरीन प्रश्न कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और याद रखिएगा कि भाई वहां पर तो उत्तल होता था, लेकिन मोटर कार का जो हेडलाइट होगा वहां पे हम दर्पण जो यूज करेंगे वो अवतल दर्पण यूज करेंगे। 4 का राइट आंसर सी हो गया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आइए 5वें सवाल की ओर रुक करते हैं। 5वां सवाल बहुत लाजवाब प्रश्नों में से एक है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है। अच्छा 11th का बैच ड्रीम क्लासेस पे स्टार्ट होने वाला है आपके एग्जाम के बाद। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा ना, 11th का बैच शुरू हो जाएगा जी। बहुत कम फीस में यूट्यूब पे भी फ्री चलेगा, बाकी ऐप के ऊपर बहुत कम फीस में, जितना आप कोचिंग में 1 महीने में देते हो उतना में ड्रीम क्लासेस पूरे 1 साल पढ़ाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो 11th के लिए बिल्कुल कहीं मत जाना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ड्रीम क्लासेस के साथ ही जुड़े रहिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5वां, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि भाई जब दर्पण आपका समतल हो जाएगा तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। 5 का भी बहुत बढ़िया, सामने वाले बच्चे शांति प्रिया, शशि बाला कुमारी चौहान, बहुत बढ़िया, पूजा प्रिया, अभिमन्यु, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा, देखो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे आसान प्रश्नों में से एक है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो हम बोलेंगे डायोप्टर से। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो प्रश्न आसान है उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, समझिए एक तरह का ये टेस्ट हो गया ये, ठीक है, और बहुत काम भी आएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? 7वां सवाल बहुत बढ़िया है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को भाई किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी से, क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। 8वें प्रश्न की ओर रुक करते हैं। 8वां प्रश्न बहुत लाजवाब है, न्यूमेरिकल है, छोटा सा आपने बनाया ही होगा, अभी तो पॉसिबल है नहीं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना सेंटीमीटर हो सकता है? 2D क्षमता वाले, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होगा? ये बहुत बेहतरीन सवाल है और याद रखिएगा कि सर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर जो है वो 50 सेंटीमीटर तक जा सकता है। कहां तक जाएगा भाई? 50 सेंटीमीटर तक। कहां जाएगा? 50 सेंटीमीटर। चलो 9वें प्रश्न की ओर रुक करते हैं। 9वां प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है कि देखो अभी डिस्कस, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितने डायोप्टर के बराबर होगी? क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने बोला कि 2D क्षमता वाले 2D, ये अभी देखिए ये क्वेश्चन हो रहा था ना, अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर तो हमने 50 सेंटीमीटर किया, और वही सवाल तो यहाँ पर है, बस घुमा के दे दिया है। सवाल पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता, तो भाई उसकी क्षमता जो होगी वो 2D, 2 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 2D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10वें प्रश्न की ओर कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहेंगे जी? तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरणपुंज। क्या कहेंगे? किरणपुंज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता, भाई क्वेश्चन नंबर 11, बेहतरीन सवाल। उत्तल लेंस की क्षमता याद रखिएगा कि पॉजिटिव होता है जी। क्या होता है? पॉजिटिव होगा उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, वो अवतल लेंस का होगा निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल, अवतल लेंस की क्षमता, लीजिए आ तो गया, जब वो धनात्मक था तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा? ये ऋणात्मक, सॉरी ये जो है ये आपका ऋणात्मक होगा। 12 का राइट आंसर है, 12 का राइट आंसर है, ठीक है। आइए ओहो
आइए 13वें सवाल की ओर रुख करते हैं। 13वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर और कहता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? एक अभिसारी और एक अपसारी, आपने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक किरणों को फैला देती है और एक किरणों को एक जगह एकत्रित करती है। तो ये आपका हो जाएगा भाई 13 का राइट आंसर ए। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे बढ़े। शेयर नहीं कर रहे आप, ये मुझे दिख रहा है, ये आपकी गलती है जो आप शायद नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं शेयर कर रहे। शेयर करिए वीडियो को जल्दी जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी से शेयर करिए। बहुत ज्यादा छात्राओं तक जाना चाहिए, क्योंकि 11th का भी बैच ड्रीम क्लासेस इस बार लेके आ रही है। ये आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे खत्म होगा आप 11th की तैयारी के लिए इधर उधर दिमाग लगाओगे, बहुत सारे पैसे खर्च करोगे, मुझे लगता है ज्यादा खर्च करना। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? जब वो अभिसारी हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई? अपसारी होगा। क्लियर है? देखो मैं टेस्ट की तरह ले रहा हूं, ये आपको बहुत काम देगा ये क्लास। ठीक है, बहुत काम आने वाला है ये चीज। ठीक है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, अंतिम तक पढ़ें, अंतिम तक पढ़े। आज के इस क्लास में आप लोग जुड़े रहे, कुछ भी हो जाए कहीं छोड़कर मत जाए। सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? सिंपल सी बात है, ये बार बार ये प्रश्न आ चुका है और सबको पता है कि सर मिट्टी का प्रयोग कांच में कहां, सॉरी लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग कहां से होगा? इसलिए राइट आंसर हम डी को मारेंगे, मिट्टी। ठीक है, कौन से पदार्थ का प्रयोग जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं? तो मिट्टी का कोई प्रयोग नहीं है, मिट्टी का कोई काम नहीं है लेंस में। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन, 16-17 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जैसे ही छोटा का बात आ जाए, ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? 16 का राइट आंसर बताइएगा सभी बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। समतल, उत्तल, अवतल, या क्या होगा राइट आंसर? 16 का जल्दी दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 16 का राइट आंसर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो 17 नंबर छूट गया ना अभी। 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा, जब वो उत्तल था तो ये क्या होगा? ये अवतल होगा, और ये अवतल। बी नंबर वाले क्वेश्चन में कर रहा है किस दर्पण से वस्तु से बड़ा बनेगा? तो बड़ा बने तो बड़ा प्रतिबिंब भाई अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब जो है ये उत्तल दर्पण से बनेगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। राइट, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है जी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा यानी विरल माध्यम, कांच यानी सघन माध्यम, हवा यानी विरल माध्यम, कांच यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाएगी भाई। वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब के निकट आएगी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अभिलंब के निकट आएगा, यानी 19 का राइट आंसर बी। कुछ सोचने की बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। कांच से हवा से कांच में प्रवेश, यानी विरल से सघन में प्रवेश करेगी, अभिलंब की ओर आएगी। सघन से विरल में प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। पूछने की कोई बात नहीं, आसान प्रश्नों में से एक था ये। चलिए, फोटोग्राफी कैमरा अविदृश्यक होता है भाई, कैसा? बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल कि फोटोग्राफी कैमरा का अविदृश्य कैसा होता है? उत्तल, अवतल, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर कि भाई फोटोग्राफी कैमरा का जो अविदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस होता है। पूछने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल। ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए सजेस्ट है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब। ठीक है, पढ़ के जाइए, 100% आएगा यहाँ से। इतना पढ़ लीजिएगा ना तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइट मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है भाई। साइट मिरर नाम तो सुना ही होगा, साइट मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे जी। ठीक है, साइट मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। चलो 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 22। आपको पता होनी चाहिए कि वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। किसी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। और ऐसे कंडीशन में हम बी को टिक मारेंगे। 22 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22 का क्या हो गया जी? 22 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल, बिल्कुल भी समय को बर्बाद वेस्ट नहीं करते हुए कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, निर्गत किरण, आगत निर्गत आपने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को भाई निर्गत कोण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। 23 का राइट आंसर सी। 24वां सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बहुत बेहतरीन सवाल है, याद रखिएगा, जल्दी बताइएगा। मजा आ रहा है सबको? एक बार बोलेंगे, अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार लाइए, जवाब दीजिए कि मजा आ रहा है या नहीं, ताकि हम आगे बढ़ सके। कंटिन्यू, एक बार बच्चे रिप्लाई देंगे पहले कि मजा आ रहा है उन्हें, कंटिन्यू हम करें और गति ला दें, कोई दिक्कत तो नहीं। 60+ MCQs आज आपके लिए, 60+ ऑब्जेक्टिव, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से लेकर आए हैं, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से लेकर, और क्यों ना आए, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो भाई सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शेयर तो कर दो कम से कम अगर मजा आ रहा है तो। 10वीं की तैयारी, 9वीं की तैयारी, 11वीं 12वीं एनडीए का बैच ला रहे हैं, सब कुछ ड्रीम क्लासेस पर पूरी टीम एकदम एक्टिव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, और नए नए बैचेस, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग।
चलिए, सवाल है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है जी? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 26। 125 नहीं हुआ है क्या? 125 नहीं हुआ, 1 सेकंड रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्या होता है? बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 25, तो भाई अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बने। नहीं, 25 का ए इज द नॉट राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी? 25 का राइट आंसर बी। अब आइए 26 नंबर प्रश्न, कि प्रकाश के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण और आपतन कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी 26 का राइट आंसर भी। गलत गलत कुछ बच्चे दे रहे हैं भाई, चेंज करो। कुमारी शशि बाला कुमारी चौहान, बाबू गलत है बच्चा, ठीक है। 26 का भी। 27 नंबर क्वेश्चन, ओहो ये क्या होता है ना, बार बार मुझे, मैं भूल जाता हूँ कि नीचे एक प्रश्न और भी है। कोई बात नहीं, चलो। काल्पनिक प्रतिबिंब जब एक सेकेंड, ये क्या था क्वेश्चन? 26 क्या था? अच्छा ये था। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी? क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब, भाई काल्पनिक प्रतिबिंब जब इमेजिनेशन बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आपका हो जाएगा सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। शेयर करते रहिए सभी बच्चे, अनुरोध है, निवेदन है कि शेयर करते रहिए। अच्छा 26 का ए होगा, एक सेकंड देखे जरा। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, हाँ जी ये भी तो होना चाहिए। अच्छा 26 को थोड़ा सा डाउट में रखिए, ये दोनों होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? शेयर करते चले सभी बच्चे, शेयर करते चले सभी बच्चे, थोड़ा सा शेयर करिए ताकि आपके साथ आपके भाई बहन मित्र जो भी हैं सब जुड़ जाएं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28। बहुत बढ़िया, शेयर कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। भाई सबको पता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है जी? क्वेश्चन नंबर 29। याद रखिएगा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बहुत बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? 30 नंबर क्वेश्चन, पूछने की बात ही नहीं है भाई, अवतल दर्पण यूज करेंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर, बिल्कुल फटाफट करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, जब 2 डायोप्टर था तो 50 सेंटीमीटर हम गए थे, लेकिन एक लेंस की क्षमता मात्र 1 डायोप्टर है, तो याद रखिएगा कि जब 2 डायोप्टर में 50 सेंटीमीटर, तो जब एक ही डायोप्टर रहेगा तो उसका उस लेंस की फोकस दूरी जो है वो डबल हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर, यानी 31 का राइट आंसर सी हो गया। 31 का क्या हो गया? सी हो गया। चलिए 32 नंबर सवाल कि किसी गोलीय 32 नंबर सवाल कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर, देखिए सब तो न्यूमेरिकल है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, जब फुर्सत में रहेंगे तो आप ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं। एम आई राइट? बहुत बढ़िया प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा। पेपर कैसा गया जी आप लोग का? कुछ बच्चे 12th के भी हैं लग रहा है ऐसा। चलिए 32 नंबर राइट आंसर कि दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो दोनों दर्पण तथा लेंस जो है वो दोनों अवतल होगा। दोनों दर्पण मतलब एक दर्पण और एक लेंस, दोनों अवतल दर्पण और एक अवतल लेंस होगा। क्लियर है? मतलब दोनों अवतल होगा। क्लियर है बच्चा? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, प्रकाश के आवर्तन, ओहो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम, और क्या। हाँ ये अच्छा सवाल है, बहुत डिमांडेबल प्रश्नों में से एक है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, वो स्नेल के नियमानुसार आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34। तो सबको पता है कि सर साइन आई बटे साइन आर होता है। 34 का राइट आंसर ए, 34 का राइट आंसर ए। 35 नंबर क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, 35 नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस जो है वो ऐसे, नहीं सॉरी उत्तल लेंस आपका ऐसे होगा, ठीक है, अवतल वाला ऐसे होता है। एम आई राइट? क्या मैं सही बना रहा हूं? बिल्कुल सही बना रहा हूं। ये मुख्य बिंदु आपका यहां पे हो गया। तो सवाल क्या पूछ रहा है? एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो बीच की अपेक्षा किनारा मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच वाला मोटा। आई थिंक ये आपका 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर सी हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये आपका अवतल लेंस हो गया। ये तो आप अपने छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी होगी, इसमें कुछ पूछने की बात है नहीं, ठीक है। एम आई राइट? हाँ जी 35 का सी, बहुत बढ़िया प्रीति कुमारी, बहुत अच्छा। चलो 36 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर, अवतल लेंस में पूछ रहा है जी, तो अवतल लेंस में आवर्धन m पूछ रहा है तो होगा v बटे u। क्या होगा जी? v बटे u इज द राइट आंसर। 36 का डी।
37 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, क्वेश्चन नंबर 37। बेहतरीन सवाल है 37, याद रखिएगा। अभी अभी बोले थे कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी के बराबर होती है। अभी अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कुछ 6-7 प्रश्न पहले अभी डिस्कस हो रहा था कि अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अभी हम 20 सेंटीमीटर निकाले थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहाँ करा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन R बराबर F × 2, यानी R बराबर 2F होगा और R बराबर 2F। शायद ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है, राइट आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना से यस या नो, बोला था ना बच्चों, बिल्कुल बोला होगा, कोई बात नहीं है, ध्यान आपका नहीं रहा होगा, अलग बात है। सर कॉम्पिटेटिव का बैच, इसके लिए एक बार लाइव आ रहे हैं हम आज, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर डिस्कस होगा, लंबी प्रक्रिया के थ्रू जुड़ेंगे हम लोग, गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आ जाइए बच्चा, जस्ट सेकेंड। ये क्या हो गया जी, अच्छा कोई बात नहीं, एक पेज का इशू है, मुझे लगा पूरा तो नहीं है। चलो 38 कि सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, बहुत बेहतरीन सवाल। सोलर कुकर में क्या प्रयुक्त करेंगे, बेहतरीन सवाल कि सर अवतल दर्पण होगा प्रयुक्त। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं और ये शायद अच्छे संकेत है भाई। शशिबाला कुमारी चौन, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 39, सवाल बेहतरीन है, सवाल लाजवाब प्रश्न है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा कि भाई ये होता है वास्तविक और उल्टा, और अवतल में क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएगा। 39 का बी। चलो 40 नंबर क्वेश्चन, सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस F और 2F के बीच में, कहा F और 2F के बीच में रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा। बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 40, जब उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होगा। 40वां सवाल, 4 विकल्प कि भाई ऐसे कंडीशन में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा होगा, बड़ा और वास्तविक। 40 का ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। 41 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी बताइएगा। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। 41 का राइट आंसर सी। चलिए 42 की ओर रुख करते हैं, 42 की ओर रुख करते हैं। 42 कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 और डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे कि भाई वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, क्या कहलाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, 42 का राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 की ओर अगर रुख करते हैं। ठीक है, 43 कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। 43 क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 तो भाई कहा जाता है ध्रुव। 43 का भी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव, क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। 43 का राइट आंसर बी। चलिए 44 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 4 विकल्प, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो भाई आवर्धन की तो कोई बीमा नहीं होती है ना, हाँ है तो ऑप्शन डी मात्रक भी। चलो कोई बात नहीं, वही मुझे भी लगा कि कहां से ये क्वेश्चन आ गया। मैथमेटिक्स बाय डीके सर जी का लाडला, अच्छा नाम तो बड़ा प्यारा प्यारा रखता है, पढ़ने पे भी इतना ध्यान दे दिया करो कभी। चलो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, सवाल बड़ा बेहतरीन है जी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा और बता भी दीजिए अगर पता है तो। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, सबको पता है कि सर कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या कहा जाता है लेंस के केंद्रीय बिंदु। मैं बता रहा हूं आज का क्लास अगर आप पूरा करते हैं तो आपको प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, वो भी एमसीक्यू। छूटे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है पूरा, ठीक है, क्योंकि छूटेगा ही नहीं तो जिम्मेदारी की किस बात की। चलो, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे पढ़ना। चलिए 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल बहुत बेहतरीन पूछा गया है। ठीक है, बताइए कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से लेंस को पसंद करेगा। सबसे बेहतरीन कौन होगा जो छोटे अक्षरों को छोटे अक्षर जिससे दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 46 याद रखिएगा, आप यूज करिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। क्या, छोटे लेंस, ठीक है। हाँ, शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस ज्यादा उपयोगी होगा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। चलो, वैसे दिखेगा तो हल्का हल्का सबसे, लेकिन सबसे बेहतरीन कौन रहेगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है बताइए, सब आपने सुना ही होगा दर्पण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 47 आपने पढ़ा ही होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आइए कहां मिलता है ये,
1/f इज इक्वल टू, हाँ मिल तो गया, पहले में ही मिल गया। चलिए तो ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। भाई आशा देवी, वो 46 को हमने डाउट क्वेश्चन में रखा है। अच्छा एक सेकंड, क्या 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 क्या, अच्छा 5 सेंटीमीटर दूरी वाला अवतल लेंस पढ़ेंगे 46 का। अच्छा एक बार प्रश्न देख लूं मैं, किस शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने में आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे? हाँ जी, छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो ऐसे शब्दकोश में अब ये क्लियर होना चाहिए ना, जैसे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मों का प्रयोग करेंगे। अब वो जो शब्दकोश रहेगा, वो शब्दकोश कितनी दूरी पर रखा है पता तो चले, कि भाई दूर में रखा रहेगा तो निकट दृष्टि दोष की निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाती है, दूर की नहीं दिखेगी। तो ये थोड़ा सा डाउट है, हम इसको थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न होता है, टेंशन की बात नहीं है। चलिए गोलीय दर्पण का, कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न देखिए, उसको देख लेंगे एक बार अच्छे ढंग से, बाकी आपकी जो किताबों में लिखी हुई है आप उसके ऊपर भी फोकस करें, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। गोलीय दर्पण का के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको किससे निरूपित करेंगे? 48, आसान सवाल है। वक्रता केंद्र को क्या सी से करते हैं ना, पी तो हमारा पोल हो गया ध्रुव, हाँ वक्रता केंद्र सी, सेंटर हमारा हो गया, नहीं हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, डोंट वरी, उसको 47 को आप रहने दीजिए, उसको हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। एक प्रश्न होता है, एक आध प्रश्न, कोई बात नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल, मुझे नहीं लग रहा कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर पहले भी डिस्कस हो चुका था। नहीं आइए 50 नंबर क्वेश्चन, दंत ये पूछता है, ये बोर्ड में काफी बार ये पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ जो है मरीज की दांतों को देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो याद रखिएगा ये आसान प्रश्नों में से एक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा भाई डॉक्टर दांत को देखने के लिए अच्छे ढंग से कि क्या उसमें परेशानी है, अवतल दर्पण, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं, थोड़ा खींचते हैं कस के, ठीक है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कितना होता है? 51 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि जब लेंस पतला होगा तो आवर्धन कम होगा, ठीक है, आवर्धन कम होगा। चलो सिंपल सी बात है, पूछ रहा है मोटे लेंस का आवर्धन, तो भाई जस्ट अपोजिट होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो कि मोटे लेंस का आवर्धन क्या होगा, तो मोटे लेंस का आवर्धन, जब हम पतला का बोले कम होगा तो मोटा का, ठीक है भाई अधिक होगा, ठीक है। तो ये 60 MCQ जो है ये आपके लिए बहुत काम का रहेगा जी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 53, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, याद रखिएगा प्रकृति आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधा होता है। आइए 54 नंबर क्वेश्चन की रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा ये आभासी और सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी? ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। कौन सा दर्पण बोल रहा है भाई? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? क्वेश्चन नंबर 55, और ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, याद रखिएगा राइट आंसर है अनंत पर होगा। कहां बनेगा स्थिति? जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा गया बिंब है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति इनफाइनाइट, वो अनंत पे जाके बनेगा। चलो 55 हो गया, 56 और 57, बस 2 से 3 मिनट में पूरी क्लास को खींच देंगे। और याद रखिएगा 11th के लिए कहीं नहीं जाना है, ड्रीम क्लासेस पे बैच शुरू हो रहा है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया जाएगा और ऐप के ऊपर कोर्स लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसमें एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा बैच शुरू हो जाएगा 11th का, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 11th का जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, सीबीएसई का हो या हिंदी मीडियम का हो, ड्रीम क्लासेस पे बैच शुरू होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेस लर्निंग ऐप का लिंक। चलिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 56, याद रखिएगा कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो स्थिति जो है वो अनंत पे जाके चलेगी, ठीक है। 56 का BC। चलो 57 नंबर क्वेश्चन, कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी? तो याद रखिएगा कि प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। कहां बनेगी भाई? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, सवाल बहुत बेहतरीन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी उसकी स्थिति कहां बनेगी? क्वेश्चन नंबर 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी? क्वेश्चन नंबर 58, याद रखिएगा कि जब अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे तो वो भाई बनेगा फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की, अवतल दर्पण होगा और उसके सामने कहां रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, तो बिंब के प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है कहां बनेगा भाई? 59 का राइट आंसर। सीधे याद रखिए जो चीज अनंत पे रखिएगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखिएगा अनंत पर बनेगा, सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो 60 नंबर क्वेश्चन, 2-3 प्रश्न और हैं, डील ही कर देते हैं, क्यों भाई इसको छोड़ के। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? बहुत बेहतरीन सवाल। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो याद रखिएगा अपवर्तन के पश्चात जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61,
62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 61 है और याद रखिएगा कि ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ये निर्गत किरण जो है और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। और ये आखिरी सवाल जो बहुत उम्दा प्रश्नों में से एक है, पूछता है बोर्ड, पूछता है कि भाई मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या करती है? तो याद रखिएगा कि वो निर्गत किरण जो है वो मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। वो जो आने वाली निर्गत किरणें होती है वो मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। और मैंने एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी से लेकर कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस पर अपने एग्जाम तक बने रहे। यहाँ पे सभी विषयों का टेस्ट वगैरह करवा दिया जाएगा। जैसे भी आपका एग्जाम है ना अभी थोड़ी देर में, थोड़े समय में शुरू, तो उससे पहले हर विषय का टेस्ट हो जाएगा। मैथ, साइंस, आपका सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, जो भी है सबका टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आज हमने इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए, इसी तरह से हमारी टीम अभी से कंटिन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएगी। तो कहीं मत जाइएगा, 10 से 12 दिन कंटिन्यू लगे रहिए ड्रीम क्लासेस पर। जैसे पेपर खत्म हो 11th का बैच शुरू हो जाएगा। और कॉम्पिटेटिव के लिए वो हो रहा है, वो आपके लिए नहीं, वो जो भी आपके सीनियर कैंडिडेट है। ओके, बाय बाय। और 12th का नया बैच शुरू हो गया, पहली क्लास चंदन सर ने ले लिया, देखिएगा थोड़ा सा। ओके, जो आपके सीनियर कैंडिडेट है। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का वन शॉट रिवीजन करने वाले। और टॉप मोस्ट वीवीआई जितने भी एमसीक्यूज हैं क्लास 10th के, साइंस में तीनों आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर बोर्ड के एग्जाम में 100 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका वन शॉट एमसीक्यूज रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत मजेदार होने वाला है। सभी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे, फटाफट लाइव आ जाओ बच्चा पार्टी। वेरी गुड आफ्टरनून। और बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं और बाकी जो कनेक्ट नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा ड्रीम क्लासेस को लेकर। ये स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 12th का भी बच्चा जुड़ना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ चुके हैं सभी लाइव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून। ड्रीम क्लासेस में स्वागत है क्लास 10th के बच्चों का। और अगर कोई 12th का भी बच्चा है, 11th का भी बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए ये क्लास हमने अभी ये आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। 1 बजे या 2 बजे हम आपके सामने प्रतिदिन लाइव रहेंगे, 1 या 2 आई थिंक 1 बजे कल से लाइव रहेंगे, ठीक है। तो 10वीं के बच्चे 1 बजे से कल से रेगुलर हमारे साथ क्लासेस करेंगे, जो इस बार 2022 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज वन शॉट रिवीजन, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज हम आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चा बाड़ी। रेडी हैं आप सभी लोग? ठीक है, रेडी हैं आप सभी? चलिए फटाफट शुरू करते हैं वन शॉट रिवीजन एमसीक्यूज। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। सवाल है कि दंत विशेषज्ञ, जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनको दंत विशेषज्ञ बोला जाता है। दंत विशेषज्ञ किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? मान लीजिए दांत में कोई परेशानी आ चुकी है, अब आप एक दंत चिकित्सक के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है या दंत चिकित्सक एक ही बात है, वो आपकी दांत को देखने के लिए सिंपल सी बात है दर्पण का प्रयोग करेगा। तो सवाल है कि किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें सभी, कोई भी कर सकता है, बताइएगा जी। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, दांत के डॉक्टर जो होते हैं, वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग आपकी दांतों को देखने के लिए करेंगे? आपने आपकी दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे लाइव हैं। मैं जैसा कि सामने वाली स्क्रीन पे देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं 10th के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर पिछले बैच में बच्चे आएंगे तो अगला 10th का बैच चलेगा। और सिंपल सी बात, अगर आप लाइव हैं तो हम आपके साथ बिल्कुल लाइव हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो दंत विशेषज्ञ जो है वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? भाई अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये रिवीजन, स्पेशल रिवीजन क्लास है, वन शॉट रिवीजन क्लास, पीसीबी तीनों को एक साथ लेकर चले। मतलब आज फिजिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके स्क्रीन पे, केमिस्ट्री के भी आएंगे और बायो के भी आएंगे, मतलब तीनों, पूरा साइंस कवर हो जाएगा जी। और यहां से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा जी। एक बच्चा बोल रहा है सर अवतल, भाई फैसल, फिराशात, जो भी है अंसारी, ये गलत आंसर है बच्चा आपका। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल या अवतल, अवतल उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किस टाइप के लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बताइएगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? 2 का राइट आंसर क्या होगा जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शेयर करते रहिए सभी बच्चे, लाइक एंड शेयर का बटन दबाइए। जितना ज्यादा ऑडियंस रहेगा आपकी क्लासेस उतनी ही ज्यादा लगवाई जाएगी। आप चाहते हैं कि 10वीं की भी तैयारी ड्रीम क्लासेस करवाए, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों को बताते रहना है कि अब ड्रीम क्लासेस पे 10वीं की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है? तो भाई देखो, उत्तल लेंस को तो अपसारी कहेंगे। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभिसारी लेंस किसको, सॉरी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे जी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अपसारी लेंस किसको कहेंगे? तो भाई बच्चा पार्टी, राइट आंसर 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है? अनमोल पटेल, नंदनी, आंतरिक, विपिन, सभी बच्चे हमारे साथ लाइव है, सबको मैं सामने वाली स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मजा आ रहा है, आगे बढ़े बाबू, क्योंकि ड्रीम क्लासेस पे सिर्फ 12th की क्लासेस चलती थी, लेकिन अब 11th और 10th के ऊपर पूरा ध्यान है हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे जो 10वीं के बच्चे हैं वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। चलो जी, पुतली, ये वाली, ये जो पुतली है ना आंखों के ऊपर, जो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये पुतली कहलाता है जी।
सवाल है कि पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। तीसरा सवाल, एक बेहतरीन सवाल कि पुतली के साइज को, ये शायद पिछले भी क्लास में आया था, तो बताइएगा कि पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है। बहुत बढ़िया, दिशा कुमारी, सूरज, रवि, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको। आप, मुझे पता है कि छोटे छोटे किड्स हो, छोटे छोटे बच्चे हो, 10वीं के बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे होते हैं एकदम, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। भाई पुतली के साइज को पश्चिमावी ये नियंत्रित करेगा। 3 का राइट आंसर है। शेयर करते रहना, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, और याद रखिएगा जो उम्मीद आप मुझसे कर रहे हो उस पे आपको 100% फीडबैक मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से लड़ेंगे। 6 साल 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके लिए क्लासेस करवा रहा हूं, ठीक है। तो भाई पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित नहीं करता है बच्चा। अगर कोई बच्चा परितारिका बोल रहा है तो ये गलत आंसर है जी। 3 का राइट आंसर जो होगा, ठीक है, ये आपका ए होगा, पश्चिमावी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा सवाल, बहुत बेहतरीन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आज कवर करेंगे जी, तीनों आज कवर करेंगे। चौथा सवाल कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, या उसका समाधान किया जाता है। वही बात हो गया। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस, किस प्रकार के लेंस, द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब ये जरा दूरदर्शिता है और ये मोतियाबिंद, ये चारों जो है वो आंखों के अंदर उत्पन्न होने वाला दोष है। बताइए जी, चौथा सवाल किसके द्वारा जो है ये आपका ये काम होता है, बताइए। चौथा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। देखो जी, राइट आंसर होगा वो जरा दूरदर्शिता होगा। क्या होगा? 4 का राइट आंसर सी होगा जी, जरा दूरदर्शिता। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है। जरा दूरदर्शिता, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरा दूरदर्शिता, मजा आ रहा है ना आज? प्यारी सी क्लास है, स्पेशल है, नन्हे नन्हे किड्स है भाई। नीरू राज बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, देखो इसके ऑप्शंस जो है वो अगले पेज में है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन अगले पेज से उठा लेंगे, कोई बात नहीं है। टाइपिंग अगले पेज में हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 5वां सवाल आपसे पूछा गया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। किस चीज को मापने की जरूरत है ये आपको बताना है जी। बहुत बढ़िया, चलो पहला ऑप्शन हम ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है कि दर्पण तथा पर्दे के बीच दूरी, दर्पण तथा पर्दे के बीच दूरी, ये बीच लिखा हुआ है जी, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि भाई दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा प्रतिबिंब या बिंब उसी को बोलते हैं, बिंब के बीच की दूरी। तीसरा ऑप्शन है कि सर तीसरा जो होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता जो है वो मापते हैं दर्पण तथा, नहीं सॉरी ये गलत हो रहा है मेरा, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी, कि भाई दर्पण तथा पर्दे के बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं तथा दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। यानी 5 का राइट आंसर सी हो गया। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ रहा है समझ में? नहीं 5 का राइट आंसर सी। बहुत बढ़िया, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ, आपके पेपर शुरू हो चुके हैं फरवरी से, शायद 17 फरवरी से आपके पेपर है, एम आई राइट? हाँ, किसी का मार्च में होगा, अगर अलग बोर्ड का बच्चा, पर कोई बात नहीं, इस क्लास को हर बच्चा कर सकता है अटेंड। देखो ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो ये आसान सवाल था, बिल्कुल प्यारा सा, नन्हा सा, ये प्यारा सा क्वेश्चन था। छठा सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, मान लो कि ये कॉपी है, किताब है, उसके छोटे छोटे अक्षरों को देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे किड्स होते हैं, जैसे आप लोग हो गए, तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको आसानी से दिख जाती है, पर आपके दादी दादा जो भी हैं बुजुर्ग लोग, उनको सही से दिख नहीं पाता। तो सवाल कर रहा है कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। इन चारों में से किस तरह के लेंस का प्रयोग करके हम शब्द के छोटे छोटे अक्षरों को हम पढ़ सकते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन कि शब्दकोश मतलब कोई किताब वगैरह जहां पे शब्दों का भंडार हो। हाँ जी भाई, यूपी एमपी बिहार गुजरात सभी के बच्चे पढ़ेंगे जी। सवाल है कि शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस तरह के लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। छठा सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है। तो राइट आंसर हम बताएंगे कि सर ऐसे कंडीशन में आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करिए। कौन सा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस जी? जस्ट अ सेकंड, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आप प्रयोग करिए छोटे छोटे शब्दकोश के अंदर छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। आप इन चारों में से कौन सा लेंस प्रयोग कर सकते हैं? तो चौथा सी राइट आंसर हो गया। चलिए 7वां सवाल, एक बेहतरीन सवाल, बेहतरीन हाईलाइटेड और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बताएं राइट आंसर क्या होगा जी। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगा। फटाफट बताओ जी, 7 का राइट आंसर कौन होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? 7वां नंबर सवाल पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगा। 7वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चे आंसर दे रहे हैं कि सर दिस इज द राइट आंसर क्या होगा? बोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है भाई, गलत तो कर ही नहीं सकते बच्चे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होगा? बोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 का ए हो गया, 7 का ए हो गया। चलिए 8वें सवाल की ओर अगर हम रुख करें तो 8वां सवाल हमसे पूछा गया है लघु पतन जहां पे शॉर्ट सर्किट होता है ना जी,
लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाए किसी घर में तो वहां पर जो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का प्रभाव, उसमें क्या परिवर्तन? ये क्वेश्चन पूछा गया जी। 8वां सवाल कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है, मतलब बढ़ते और घटते रहता है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई याद रखिएगा कि जब लघु पथन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो ऐसे कंडीशन में परिपथ में विद्युत धारा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, एकदम बिल्कुल हाई स्पीड में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभार आग लगने की या इस तरह की समस्याएं बहुत लंबे, बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया है इन सब चीजों को, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा 10th में आखिरी समय में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, वो 10th के ऊपर कल से आप लोग के लिए संजीवनी बैच लागू हो रहा है जी। संजीवनी बैच, ये बैच कहां पे मिलेगा? ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर मिलेगा। इस बैच को 10वीं 12वीं सभी के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल बोला है कि जो बच्चे 10th में है संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। इसमें 6 विषयों का पूरा गेसिंग रहेगा और आखिरी 1 से 1.5 महीने में पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, कुछ हल्के भी है। ऐसा नहीं कि हार्ड को देखकर आप अपनी क्लासेस को एंड कर देना, ये गंदे लड़कों का काम होता है, लड़कियों का काम होता है, वो पढ़ते नहीं है फिर ऐसे में। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये इसको हम हटा देंगे। चित्र की दिशा, हाँ, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, मतलब धनावेशित कण किस ओर प्रक्षेपित है? पश्चिम की ओर, जिसको हम अल्फा कहते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए बताइए? अगर आपने, हाँ भाई फास्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर दोगे फास्ट तब तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। बताओ फास्ट आंसर दो, हम भी फास्ट बढ़ते हैं। पश्चिम होना चाहिए ये, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको अल्फा कहा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9। और भाई तो देखो, उसकी दिशा जो होगी ऊपरी मुख होगी। और इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसके लैंग्वेज पे थोड़ा सा डाउट है। चलो इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। लैंग्वेज ही जब सही नहीं है तो फिर इसके आंसर के क्या करेंगे जान के। 10वां सवाल, ये बढ़िया सवाल है जी, पूछा गया वीवीआई प्रीवियस क्वेश्चन है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बताइए कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? क्वेश्चन नंबर 10वां, और अच्छा सवाल है जी कि तांबे के एक तार की एक आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, और इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। और ठीक है, हाँ जी, तो भाई आधे परिभ्रमण के बाद जो है इसके अंदर परिवर्तन होगा। नहीं 10 का राइट आंसर बी नहीं होगा, जो बच्चा बी को टिक लगा रहा है वो गलत है, 10 का राइट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। अगर हम रुक करें तो 11वां बहुत बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल पूछता है आपसे कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होगा? बताइए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइएगा जी, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर विद्युतीय क्षेत्र। तो बच्चा पार्टी 11 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा कि सभी बिंदुओं पर इक्वल रहता है, समान रहता है। नोट करिएगा सभी बच्चे अपने कॉपी में कि ऐसे कंडीशन में धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है। 11 का राइट आंसर डी हो गया जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 12वें सवाल की ओर रुख करें। अगर 12वां सवाल आपसे पूछा जाए, 12 और 13 दोनों एक ही साथ करते हैं क्योंकि दोनों बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। देखो भाई सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन, क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछने वाले क्वेश्चन, 12वां और 13वां। 12वां सवाल कि सौर कुकर, जिसको सोलर कुकर बोलते हैं, के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सोलर कुकर या सौर कुकर कहिए, इसमें कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? और 13वां नंबर क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस चीज को संरक्षित करने का था? दोनों जो है, ये दोनों जो है भाई, ये दोनों आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कि सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 13 कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस चीज को संरक्षित करना है? तो देखो भाई सोलर कुकर में क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि सर जी सोलर कुकर में तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। और चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा था, जो वृक्षों की कटाई के ऊपर था, जिसके तहत जो है वो लोग क्या करते थे कि जब अंग्रेजों के द्वारा या जो भी कहिए आपके जो अगेंस्ट हैं उसके थ्रू, अगर 1872 में शायद इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसमें क्या होता था कि जब ये पेड़ काटने के लिए जाते थे ना तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, मतलब पेड़ को पकड़ लेते थे, आप काटिए, आप कैसे काटिएगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में यही होता था। इसके संस्थापक थे सुंदर लाल बहुगुणा। एम आई राइट? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ शायद, हाँ जी, वृक्षों की कटाई से, सौरभ कुमार ने बिल्कुल सही बोला है सर जी, वृक्षों की कटाई से ये संबंधित है चिपको आंदोलन। संस्थापक कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। 14वें सवाल की अगर हम रुक करें, 14वां सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक साथ रहेगा जी। निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? वो आप बॉल बुट्टी करवाते हो ना, बॉल बुट्टी, हाँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग जो है वो दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताइएगा दीवारों की सफेदी के लिए इन चारों में से कौन सा उपयोगी है जी? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर होगा CaOH का होल 2। ये दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 का राइट आंसर बी होगा जी, दीवारों की सफेदी के लिए। नंदनी भदारी क्या है, भंदरी जो भी है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े।
ओके, अरुण, अरुण भाई, नाम बड़ा प्यारा प्यारा 10वीं के बच्चों का, क्या बात है, मजा आ रहा है आज। चलो 15वां सवाल, केमिस्ट्री के ये हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हम स्क्रीन पे ला रहे हैं। 15वां सवाल, Na2SO4 इंटू AQ प्लस BaCl2, ये आपका बताना है कि ये आपको बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है जी। बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि ये किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, बताइएगा किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, तो भाई ये जो है ये आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। थोड़ा फास्ट करें, हाँ चलो 15 का सी, बहुत बढ़िया, थोड़ा फास्ट करते हैं, सही बात है, थोड़ा फास्ट करते हैं, बच्चों के अंदर एनर्जी आएगी। चलिए फास्ट कर रहे हैं, जरा बताइए। तो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 और 17 दोनों एक साथ करते हैं। चलो फास्ट तो यही होगा जब एक बार में दो क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, बताइए कौन बुझा हुआ चूना है। और 17 नंबर क्वेश्चन की लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। 16 और 17 जल्दी जल्दी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन बुझा हुआ चूना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक बेहतरीन सवाल, कौन बुझा हुआ चूना है। तो 16 का राइट आंसर CaOH का, ये तो अभी अभी हो चुका था जी, नहीं। लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो भाई लवण है तो सिंपल सी बात, Na2CO3 के जलीय विलयन का मान जो है वो 7 होगा। अम्ल भस्म लवण, ये सब आपने पढ़ा होगा 10वीं में बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो ये सभी आसान आसान प्रश्न थे। 16 का बी, 17 का भी बी होगा, 16 का बी एंड 17 का भी बी होगा, 16 बी 17 बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 18 और 19 हाइलाइटेड क्वेश्चन है जी। 18 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का महत्तम है इसके, बॉक्साइड बताइएगा। 18 का क्या होगा राइट आंसर, हाँ। और 19 नंबर क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस लिए उन पर किस धातु की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण है इसके। और 19 नंबर क्वेश्चन की लोहा एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित करने के लिए उस पर किस धातु की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। 18 और 19। 18 नंबर क्वेश्चन हाइलाइटेड है कि भाई एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम का। लोहा एवं, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया सवाल है कि लोहा एवं इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर जिंक की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की पतली सी परत। 19 का डी होगा जी, चांदी का परत चढ़ाएंगे, एक बच्चा लिख रहा है चांदी का, ठीक है। किस चीज का, जिंक की पतली सी परत चढ़ाएंगे बच्चा बाड़ी। चलो आगे बढ़े, हाँ 18 19 हो चुका है। 20वां सवाल, 20वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर पूछता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये कल भी पूछा गया क्वेश्चन है जी, फटाक से बताओ किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20। और राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चा बाड़ी, हाँ जी जिप्सम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्रुति ने डी को टिक लगाया है, 19 नंबर बिल्कुल सही है। और 20 का राइट आंसर बी होगा, जिप्सम को गर्म करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं वेस्ट करेंगे, 21वें सवाल की ओर हम चलते हैं, ठीक है। और अभी हम इस चीज को सॉल्व तो नहीं कर सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो, पर फिर भी बताइए। प्रोपेन में उपस्थित समूह बताना है जी, प्रकायात्मक समूह, बताइए व्हाट इज द राइट। प्रोपेन के लिए कौन सा सही रहेगा, ये चारों में से बताइए फटाफट बताइए, राइट आंसर सीधे सीधे टिक लगा दे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए जी प्रोपेन का ये होना चाहिए, प्रोपेन का क्या होगा, ये आपका होता है। बाकी आपको पूरी डीपली के साथ आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे जब वो पढ़ाएंगे तो, नहीं ये आपने अगर पढ़ा होगा तब तो पता ही होगा जी। 21 का सी, आगे बढ़ते हैं। 22वां सवाल, IUPAC नाम आपने रटा होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो धुआंधार प्रश्न आ रहे हैं, तो भाई एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होगा वो एथेनोइक अम्ल होगा, 22 का राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल अब फटाफट करते चलते हैं, ठीक है कंटिन्यू, क्योंकि ये कल भी क्वेश्चन आया था। 23 और 24 एक साथ करते हैं, 23 और 24। 23 नंबर क्वेश्चन की विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस पे, एनोड कैथोड विद्युत अपघटित द्वारा या इनमें से सभी। विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसके ऊपर, 23 नंबर क्वेश्चन। 24 पूछ रहा है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। 23 और 24 दोनों बताना है जी, 23 आपके स्क्रीन पे है और 24 आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलो भाई, तो 23 का राइट आंसर होगा एनोड के ऊपर, और अष्टक सिद्धांत के प्रतिपादक थे भाई न्यूलैंड साहब, ये कल भी आया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो भाई अष्टक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे न्यूलैंड। कोई बच्चा बोल रहा है हेनरी, बिल्कुल गलत है जी। 25वां सवाल, चलिए 25 और 26 एक साथ करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों का गुणधर्म बताइए भाई, चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। और 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। ये बहुत बेहतरीन, ये जो है ना ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, यानी वायरल का मतलब है कि हर साल ये लतखोर टाइप का ऑब्जेक्टिव है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, नीले को लाल कौन करेगा, ये ठीक है। हाँ जी भाई फालतू कमेंट मत किया करो वरना ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है, फिर आते रहोगे, चल जाओगे 2 मिनट में। चलो 25 और 26 फटाफट बताओ। चलो तो 25 का राइट आंसर होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार सभी तत्वों का गुणधर्म जो होता है वो परमाणु संख्या के आवर्तकाल होता है। और 26 नंबर क्वेश्चन की कौन जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, तो 20 द राइट आंसर OH-,
ठीक है। हाँ, 25 और 26 दोनों का राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं है, रुकेंगे तो फिर समय की बर्बादी है। चलो आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कुछ बायोलॉजी के प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है कि किस चीज के लिए? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के पाचन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या ऑक्सीजन के वहन के लिए? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा राइट आंसर जी? क्वेश्चन नंबर 27 की पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज के लिए? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो भाई पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के बहन के लिए, ठीक है। जल के बहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं 28वां सवाल। 28वां सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, काफी बार देखने को मिला है। 28 और 29 एक साथ करते हैं दोनों, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? और 29 नंबर क्वेश्चन जो मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का लतखोर ही क्वेश्चन मान सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है भाई? 28 और 29 बेहतरीन बेहतरीन सवाल। 28 के निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? अच्छा, सभी बच्चे एक बार अभी अभी सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। सभी 10th के बच्चे हैं ना? अपना क्लास लिखो जी, कौन किस क्लास में है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि सभी 10th के होंगे, कोई कोई बच्चा होगा 12th का, एक आग दो बीच में। सभी अपने क्लास को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरा, लाइव चैट में देखे जरा कि कौन किस क्लास में। तब तक हम 28 और 29 को टिक लगाते हैं, तब तक आप बताइए। देखो, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है और पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी 28 का भी और 29 का भी। एक बार बच्चे सभी लोग लिखे तो जरा, कौन किस क्लास में है जी? बहुत बढ़िया, फटाफट लिखो जरा, जल्दी लिखो, अपना क्लास लिखो भाई। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी लिखो, रुको नहीं, फटाफट लिखो। एक बार पता तो चले कि 10वीं के ही बच्चे हैं सारे या 12th वाले भी कुछ कुछ है, एक आध दो। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। एक है भाई एजुकेशन गैलेक्सी, वो 12th का है बच्चा। बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि 10वीं के ही बच्चे हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ अभी आज की इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो पता तो चले। अभी अगले क्लास में इससे भी ज्यादा भीड़ होना चाहिए जी, ठीक है। डन, चलो बहुत बढ़िया। मैं समझ चुका हूं कि लगभग 10वीं के बच्चे हमारे साथ हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय में रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। ये किडनी होना चाहिए ना, ये आई थिंक ये ऑप्शन में नहीं है। 30 का राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, अलिंदो के द्वारा। ये ऑप्शन है नहीं सही सही, तो यही आंसर होना चाहिए। ना 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 ना, फेफड़ा का भाई, फेफड़ा कहाँ से ब्लड इधर उधर लेके जाएगा? पंप करना मतलब छानना, शुद्ध करना, ये हमारे किडनी गुर्दा का काम होता है, जिसको अलिंदा भी कहा जा सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, ये समझने वाली बात है, हल्के छोटे छोटे प्रश्न है। 31वां सवाल आ चुका है। 31 और 32 एक साथ करते हैं दोनों को। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए होता है? मतलब पत्तियां मुरझा जाती है कुछ देर में, पता है आपको कि अगर उसका जड़ काट दिया जाए तो पत्तियां मुरझा जाती है, सिंपल सी बात है। तो ये इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? और क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है, जड़ की अधोगामी वृद्धि है, ठीक है। प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? बताइए, 4 विकल्प। 31 और 32 दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। और 31 तो हाईलाइटेड है, पूछता है काफी बार पूछने देखने को मिला है 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 का राइट आंसर होगा भाई ये सी होना चाहिए, पत्तियों के मुरझाने का एविसिक अम्ल, ठीक है। सही से लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। चलो 32 नंबर क्वेश्चन, ये उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी अगर आपसे पूछ दिया है तो 32 का राइट आंसर होना चाहिए ये, 32 का भी, ठीक है। तो ये 31 और 32 ये काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन। 31 हाईलाइटेड है, 32 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप 32 को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, वैसे आपके ऊपर डिपेंड है। पॉन्स, मॉडुला और अनुमस्तिष्क, बताइएगा भाई। अच्छा, ये दो ही ऑप्शन है, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 2 ऑप्शन और होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए भाई, तीसरा होना चाहिए पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। एंड एक और होना चाहिए चौथा, आई मीन डी बोलिए या, ठीक है। प्रमस्तिष्क का हिस्सा मतलब आगे होता है भाई का। बताएंगे, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं सीधे सीधे टिक लगाऊंगा कि भाई ये जो ऑप्शन होगा ये सी होगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपका इसका हिस्सा है, ये 33 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछता है ना ना, ए इज द नॉट राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, 34, 35, 36 फटाफट करते हैं एकदम, ठीक है। 34, 35 एक साथ बताओ, 34 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? और 35 नंबर क्वेश्चन के अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? 35 तो भाई हाईलाइटेड है, पूछा गया क्वेश्चन है, वीवीआई है भाई,
ठीक है। 34 थोड़ा सा है लेकिन बहुत बढ़िया, काफी बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो 34 का राइट आंसर होना चाहिए बी, चबाना। ये एक क्रिया नहीं है, ये कभी कभार इंसान का एक मान लीजिए कि एक हैबिट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना, ये नहीं है भाई। क्योंकि देखो लार तो ऑटोमेटिकली आता है, हृदय का धड़कना ये ऑटोमेटिकली है, बमन ये भी ऑटोमेटिकली मानता है, चबाना आपके अंदर एक क्रिया होती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है इष्ट में, ये कल भी पिछले दिन भी हुआ था ये क्वेश्चन। तो 34-35 हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 34-35 हो चुका है, 40 कम से कम आज करेंगे हम लोग। 36-37 बताएं, 36-37 का क्या राइट आंसर हुआ? 36 शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु स्पर्म जिसको बोला जाता है। बताइए शुक्राणु का निर्माण होता है कहां से? वृषण से, अंडाशय से, गर्भाशय से, या इनमें से सभी? 36 नंबर क्वेश्चन, एक बेहतरीन सवाल। शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, और 2 ऑप्शन और है हम लिख देते हैं। तीसरा होगा वर्तिका, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? वर्तिका। और चौथा जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय। बताइएगा अंडाशय। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है और शुक्राणु का निर्माण कहां से होगा। तो बताइएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो देखो भाई, शुक्राणु का निर्माण तो होता है वृषण से, इसमें कोई डाउट नहीं, गर्भाशय से शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। कुछ बच्चे 36 का बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वृषण से। और क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो भाई पुष्प का जो ये भाग है अंडाशय, ये आपका फल बनाएगा। सिंपल सी बात है, अंडे से जो भी है वो निर्माण होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 37, 36, 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन, तीनों एक साथ कवर करते हैं, 38, 39, 40, 3 क्वेश्चन अभी आपके बच रहे हैं। तो फिलहाल 38, 39 है, दोनों को करिए कवर, फिर 40 एक बार करेंगे। 38 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुष में, स्त्री में, दोनों में। एक्चुअली बैटरी डेड हो गई और आपकी क्लास भी खत्म हो गई, नहीं तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, साउंड का इशू है, बैटरी डेड हो चुकी है। एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर।